बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसकी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लेकिन इसके पहले हुए चुनाव की भी कहानियाँ रही हैं जो काफ़ी दिलचस्प, रोचक और समझदारी के हिसाब से, एक दृष्टिकोण के हिसाब से कि बिहार के समाज, यहाँ की जाति, यहाँ पार्टियों के भीतर खींचतान, नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, गुटबाजी कैसी थी। मैं हूं अजय कुमार, आपका स्वागत है प्रभात खबर के डिजिटल कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर और बिहार चुनाव से जुड़ी कहानियां आपके सामने हम लेकर हाजिर होंगे। उस कड़ी में ये पहला एपिसोड हम आपको बता रहे हैं कि 1934 में जो विधानसभा का प्रांतीय असेंबली का जो चुनाव हुआ था उसका नज़ारा कैसा था। 2025 का यह चुनाव जो आने वाला है, इसकी कहानियां तो लिखी जाएंगी, लेकिन जो पहले के चुनाव हो चुके हैं उसकी भी कम दिलचस्प कहानी नहीं है। और उन कहानियों के जरिए हम बिहार के समाज, बिहार के राजनीतिक दल, यहाँ की जाति व्यवस्था, नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षा, इन तमाम चीज़ों पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोशनी पड़ती है। तो मुझे लगा और हमारी टीम को लगा, प्रभात खबर की टीम को, कि क्यों नहीं हम लोग बात वहाँ से करें जब बिहार में चुनाव शुरू होता है। यानी बिहार बंगाल से अलग होने के बाद 1912 में बिहार अलग होता है और उसके करीब 8-10 साल के बाद जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट आती है और उसके बाद सीमित मताधिकार दिया जाता है। वो जिला बोर्ड में और काउंसिल में उसके लिए चुनाव होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1920 के दशक के बाद एक चुनाव की निरंतर प्रक्रिया शुरू होती है, बिल्कुल नीचे स्तर से लेके और काउंसिल तक, और 30 तक आते आते वो केंद्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली के चुनाव भी होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो जिला बोर्ड के चुनाव हुए, काउंसिल के जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। और उस समय के स्वराज पार्टी के प्रमुख थे देश बंधु चितरंजन दास। उनकी पार्टी चुनाव में जाती है, कांग्रेस पहले चुनाव में गई नहीं। और आप कह सकते हैं कि इनकी शिनाख्त इतिहास में प्रो चेंजर और नॉट चेंजर के रूप में होती है। तो लेकिन यह सिलसिला कांग्रेस की ओर से बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। तो कांग्रेस उसमें 26 आते कांग्रेस भी काउंसिल के चुनाव में जाने के पक्ष में हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें कि 1937 का जो चुनाव था केंद्रीय असेंबली के बाद प्रांतीय असेंबली के लिए, उसमें क्या स्थिति थी। तो वहाँ चुनाव हो जाता है और सरकार बनाने की बात आती है, लेकिन तब तक क्या होता है कि ब्रिटिश हुकूमत गवर्नर को अतिरिक्त अधिकार दे देती है, जिसका कांग्रेस सख्त ऐतराज़ करती है। और उसने फैसला ले लिया एक तरह से कि जो गवर्नर को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं उसके खिलाफ वह सरकार नहीं बनाएगी। तो बिहार में भी ऐसा ही हुआ और इसके साथ साथ बिहार के अलावा दूसरे कई राज्यों में ऐसा हुआ था। राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, बिहार में पार्टी और प्रांतीय कमेटी की बैठक एक ही दिन हुई जिसमें नेता का चुनाव करना था। और वो खुद अपने बारे में बताते थे कि मैं नहीं चाहता था कि आपस में दलबंदियां हो, मतलब गुटबाजी आपस में हो, और ऐसा राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे। और उनका ये मानना था कि नेता का चुनाव, जो चुनाव हो जाने के बाद नेता का चुनाव सर्वसम्मति के साथ किया जाए और
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनुग्रह बाबू और उनको लेकर लॉबिंग कर रहे थे। उनसे मुलाकात होती है और वो बोलते हैं कि अनुग्रह बाबू को नेता चुनना ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह भी लिखा है कि अनुग्रह बाबू ने आके उनसे मुलाकात की थी और ये कहा था कि नेता पद के होड़ में खुद वो शामिल नहीं है। तो ये उसका जिक्र आता है। रामदयालु सिंह के बारे में आत्मकथा में जिक्र है कि उनके बारे में भी उनके कई समर्थकों ने आकर कहा कि उनको नेता बनाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि गवर्नर को अधिकार मिला हुआ था और कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि सरकार नहीं बनानी है। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार ने, मतलब गवर्नर ने इंडिपेंडेंस पार्टी के नेता यूनुस साहब को, मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए बुलाया और उनकी सरकार बन भी जाती है। हम सब इतिहास में हमने देखा कि मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद ये इंडिपेंडेंस पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे। और राजेंद्र प्रसाद जी अपनी किताब में लिखते हैं कि कांग्रेस के साथ उनकी पूरी हमदर्दी है। चुनाव में उनसे यदि सुलह नहीं तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। कितने ही कांग्रेसी मुसलमानों ने उनकी पार्टी में इसलिए अपने नाम लिखवाए कि वह इस तरह आसानी से चुने जा सकेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी में निश्चय किया कि वह मंत्रिमंडल बनाए। मालूम नहीं वहाँ क्या बातें हुई। तरह तरह की बातें उस समय हवा में चल रही थी। राजेंद्र प्रसाद जिसके बारे में लिखते हैं कि हमको खबर मिली कि मिस्टर यूनुस कांग्रेस के दूसरे जो नेता थे उनको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वह दलित जो उनके प्रतिनिधि चुने गए थे उन पर वो डोरे डाल रहे हैं। और इसमें उनका नाम आता है जगजीवन राम का, कि उनसे कहा गया था कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी और उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राजेंद्र प्रसाद आगे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे पूरा यकीन था कि जगजीवन राम कहीं नहीं जाएंगे और ऐसा ही हुआ। मंत्रिमंडल बना पर उसमें वह शामिल नहीं हुए। इसी बीच एक दिलचस्प घटना ये घटती है कि जब मोहम्मद यूनुस की सरकार बनती है तो उसका पटना में जयप्रकाश नारायण राम वृक्ष बेनीपुरी के नेतृत्व में उनके आवास पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। और इसमें शामिल थे इन दोनों नेताओं के अलावा, जयप्रकाश नारायण राम वृक्ष बेनीपुरी के अलावा बसावन सिंह, मंसूर हसन, कामता प्रसाद, अब्दुल बारी, अनिसुर रहमान, शाह अहमद हबीब, चंद्रवती देवी, राम अवतार, विष्णुदेव नारायण, बाड़ो नान, बिंदेश्वरी प्रसाद, जगदीश प्रसाद कुर्मी, ऐसे लोग थे जिनको हिरासत में उस समय ले लिया गया था। और हालांकि बाद में उनको छोड़ भी दिया जाता है कुछ समय के बाद। और यूनुस की सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती नहीं है, वो गिर जाती है। इसके बाद हैं कि तकरीबन 90-91 साल हो गए जो बिहार में प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे। आज हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। और आत्मकथा में इन्होंने लिखा है राजेंद्र बाबू ने कि हमें एक और समस्या का समाधान करना था। दलितों में दो प्रमुख कांग्रेसी थे। एक थे जगलाल चौधरी जो 1920 में कलकत्ता में डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर कांग्रेस के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में आ गए थे। और दूसरे थे जगजीवन राम। इन दोनों के बारे में तय हुआ कि इनको कौन सा पद दिया जाए। तो जगलाल चौधरी को मंत्री बनाया गया और जगजीवन राम को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का फैसला किया गया। तो इस तरह से वो पहली सरकार कांग्रेस की श्री कृष्ण बाबू के नेतृत्व में बनती है। लेकिन हम जो यहाँ बात करना चाहेंगे कि चुनाव के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में
जिस हिसाब से लिखा है वो आज के ज़माने में भी देखने और समझने की आवश्यकता है कि हम उन सब चीज़ों से कितना उबर पाए हैं। जैसे उन्होंने लिखा है, ये पेज नंबर 532 है। एक और चीज़ है जिसका जिक्र करना आवश्यक है। उम्मीदवारों को चुनने में हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ा कि कौन उम्मीदवार किस जाति का है। कांग्रेस के लिए यह संतोष की बात नहीं थी, पर परिस्थिति के कारण हम इससे अपने को अलग भी नहीं रख सकते थे। इस सूबे के लिए यह दुख और शर्म की बात है कि हम इस नामजदगी में जाति को एकदम भूल न सके और हमें यह सोचना पड़ा कि अमुक स्थान में अमुक जाति के उम्मीदवार के चुने जाने की अधिक संभावना है, तथा यह भी देखना पड़ा कि यदि अमुक उम्मीदवार को हम नामजद नहीं करते तो इसका असर उस जाति के लोगों पर कितना बुरा पड़ सकता है। तो आज हम देखते हैं कि यह कितना संगठित गहरे तौर पर हमारे सामने प्रकट होता है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण आधार ये बन गया है जाति, और जिसका जिक्र राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब में किया था। राष्ट्रीय चूँकि चेतना थी, राष्ट्रीय आंदोलन से निकले लोग थे और एक नया समाज बनाने की बात थी, फिर भी उस चुनाव में जो कुछ हुआ उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी आत्मकथा में यह बात कही है। और आत्मकथा का जो प्राकथन है इसे लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये मैं दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने लिखा है कि यहाँ देखिए कि यह आत्मकथा हमारे देश के पिछले 30 वर्षों के सार्वजनिक जीवन का इतिहास बन जाती है। जो कोई इस पुस्तक को पढ़ेंगे वे इससे जीवन को उन्नत बनाने वाली प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कोई देश प्रेमी उसे पढ़े बिना नहीं रह सकता है। तो आज देखिए कि यह देश प्रेमी हम जो हमारा समाज है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र बाबू की आत्मकथा और उसमें उद्धृत बातों को लेकर कितने आशान्वित रहते हैं कि हमारा समाज कैसा बनेगा और हम कहाँ पहुँच गए। तो मित्रों, पहले चुनाव की ये एक छोटी कहानी आपको बतानी थी। प्रभात खबर ने शुरू किया है बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में चुनाव और उससे जुड़ी कहानियाँ। तो ये पहला एपिसोड आप अभी देख रहे थे। आप अपने सुझावों को ज़रूर हमारे इनबॉक्स में डालिए। एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जो भी आपको लगे, हमने बहुत सारे दस्तावेज, किताबें ये जुटा के उसका अध्ययन करके हमने ये एक छोटा सा एपिसोड आपके लिए बनाया है। फिर भी आपको लगे कि कहीं तथ्यात्मक चूक हुई है या त्रुटि है तो आप ज़रूर ध्यान दिलाएं, उसका स्वागत है। हम फिर चुनाव के संदर्भ में कोई नई कहानी लेकर आपके साथ, आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें अजय कुमार को इजाज़त, और साथ में हमारी टीम के साथी प्रांजल पांडे और अभिषेक। धन्यवाद। .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।